स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे क्वालिटी मैनेजमेंट के उनको कंक्लूड किया था। अगेन अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप माइक यूज करना चाहें तो माइक भी यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं साथ बात कर रहा हूँ, BSTF 16 सर। सर जी जी। अप्रैल में मेरी 4 छुट्टियां हुई। मैंने उसमें मैसेज में रोल नंबर भी टाइप किया था सर। जी जी। ये तो क्वेश्चन सर वो क्या है? मैंने CR से शिफ्ट किया था, उन्होंने शायद आपसे भी किया होगा। सर वो मेरी अटेंडेंस लगी नहीं हुई। तो उसमें इस तरह से है कि आपकी जो पिछले 10 दिन के अंदर कोई अटेंडेंस है वो तो अपडेट हो सकती है, लेकिन 10 दिन से पीछे की जो है ना वो अपडेट होना पॉसिबल नहीं होता। उस पर चेक लगा होता है। और दूसरी बात ये है कि अटेंडेंस का ठीक है फिक्र ना सर। करें। वैसे भी जो है ना वो आपके एग्जाम वगैरह तो हो नहीं रहे हैं, वो तो वैसे ही कैंसिल कर दिए गए हैं। तो उस वजह से आपको शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस के ऊपर उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चलें सर, वो आप फिर भी देख के उसको थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एट द एज हूँ, क्योंकि मेरी 8 हो गई है सर तकरीबन। तो फिर भी आप कर दीजिएगा उसको थोड़ा बहुत सर। बाकी थैंक यू सर। जितना हो सकता होगा वो मैं कर ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। दूँ। ओके जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है उसका जो क्वालिटी मैनेजमेंट का हमारे पास पूरा नॉलेज एरिया है उसको स्टार्ट करेंगे। और उसके अंदर जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये 3 प्रोसेसेस हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, जिसमें प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट है जो कि प्लानिंग का प्रोसेस है। देन परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस है जो कि एग्जीक्यूटिंग फेज का प्रोसेस है। और कंट्रोल क्वालिटी है, ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज का प्रोसेस है। ये 3 ही प्रोसेसेस हैं जो कि ये प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया के अंदर मौजूद है। और इसी के अंदर ये सारा के सारा क्वालिटी का को कंक्लूड किया गया है। इसमें तीनों का जो पहले ऑब्जेक्टिव देख लें, तीनों प्रोसेसेस क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि इसके अंदर हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं कि जो प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इनको क्वालिटी प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है अलॉन्ग विद द अदर प्लानिंग एक्टिविटीज रिगार्डिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट। दोज आर रिगार्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये सारी चीज़ों की प्लानिंग जो है वो इसके अंदर की जाती है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये जो कि हमने क्वालिटी साइकिल के अंदर डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे प्रोसेसेस क्या होंगे, उनको कौन करेगा, किस तरीके के साथ करेगा, उन चीज़ों के लिए डाटा कैसे गैदर किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स के साथ मीट किस तरह किया जाएगा, ओवरऑल जो हमारे पास प्रोएक्टिव एक्शंस हैं उनका पूरी की डिटेल जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर की जाती है और फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जिस अगेन हमने डिस्कस किया था क्वालिटी साइकिल के अंदर कि इसके अंदर हम रिजल्ट्स की असेसमेंट करते हैं, एवेल्युएशंस करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं और फिर उनको हम आगे लेके चलते हैं कि उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये वही तीन हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं और उनके ये मेन गोल्स हैं। इनकी इस तरह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स तीनों की आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये मेन जो टेक्निक्स हैं तीनों के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हुए तो वो वाली हैं जो कि रेड लाइन इनके अंडर लगी हुई है। ये सेम चीज़ हैं तीनों के अंदर। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं। यही मेन टेक्निक्स हैं जो कि तीनों के अंदर यूज की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑब्जेक्टिव और गोल्स। तो इस वजह से हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो असल में ये 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स के ऊपर होगा। बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स डिस्कस कर लेंगे तो फिर बाकी चीज़ों को करना, समझना और चलाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। on a very you can say on a very loose concept हम ये चीज़ इस वक्त ले सकते हैं कि हमारे पास चाहे हमने क्वालिटी को प्लान करना हो, चाहे क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्म करनी हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल करनी हो, तो ये 7 बुनियादी हमारे पास क्वालिटी टूल्स होते हैं। अगर इनको इस्तेमाल करना हमें सही तौर पे आ जाए, इनकी समझ सही आ जाए, तो हम ये तीनों काम बड़ी
आसानी के साथ, अच्छे तरीके के साथ, फ्रूटफुल रिजल्ट्स के साथ कर सकते हैं। तो ये यानी कह लें कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम ये सीख लेंगे कि अगर हमने कोई भी काम क्वालिटी के रिगार्डिंग करना हो तो ये 7 टूल्स अगर हमें आते हों, इनका इस्तेमाल आता हो, इनके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हों, तो हम बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एक, जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, या क्वालिटी प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, जो कर रहे हैं वो है क्या, वो टूल क्या है, उसमें काम क्या करते हैं, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे हम क्या अचीव करते हैं। तो वो चीज़ आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें जो हैं, ये अगर आपके सामने क्लियर रहें हर टूल के लिहाज से, तो आप जगह जगह के ऊपर इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे उठा सकते हैं। जी, किसी को आइडिया है ये 7 क्वालिटी टूल्स हैं कि कौन कौन से? क्योंकि आपने क्वालिटी एश्योरेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बड़े फेमस टूल्स हैं और आप इनमें से बात इस्तेमाल कर भी रहे हैं, करते भी होंगे। सॉफ्टवेयर टूल्स की बात नहीं हो रही जी, क्वालिटी टूल बड़े सीधे साधे से आसान से हैं, आप इस्तेमाल करते हैं इनमें से। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, अभी डिस्कस भी होगा। फ्लो चार्ट इज अ क्वालिटी टूल। हिस्टोग्राम डेफिनेटली जी, बिल्कुल उमैर सही कह रहे हैं आप। हिस्टोग्राम इज अनदर टूल ऑफ क्वालिटी। स्टोरी बोर्ड टूल नहीं है जी, क्वालिटी का टूल नहीं है। चेक शीट डेफिनेटली जी। चलें जी, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल है जी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जी उसामा सही कह रहे हैं। कंट्रोल चार्ट इज अनदर क्वालिटी टूल। चलें अब तरतीब से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बताया गया है, द फर्स्ट इज द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। 3 नाम है जी इसके, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिश बोन डायग्राम। जी अब बता सकते हैं जी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चलें आपके सामने एक रियल टाइम एग्जांपल रखते हैं और उससे फिर ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि ये क्या पर्पस सर्व करती है और किस तरह से हमारा काम आसान कर देती है। रियल टाइम आपके सामने प्रॉब्लम है जी कि इस वक्त देखें, जब मैं 8:30 बजे मैंने चेक किया तो यहाँ पे टोटल सिर्फ 7 या 8 स्टूडेंट थे हमारे पास इस सेशन के लिए। हम ये गौर से सुनिएगा और साथ साथ रहिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम किस लिए बनाते हैं और इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो 8:30 बजे जब ये सेशन को मैंने चेक किया तो सिर्फ 7 या 8 स्टूडेंट थे और टोटल जो स्टूडेंट ये एनरोल्ड हैं इसमें वो तकरीबन अबव 90 हैं। चलिए 90 कर लें, टोटल 90 हैं। 90 में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स थे 8:30 बजे यहाँ पे। अब प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल मेरे लिए एज बीइंग अ टीचर, मैं एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, रूट कॉज ढूंढना चाह रहा हूँ कि व्हाई दिस बिहेवियर इज देयर। इतनी पुअर अटेंडेंस क्यों है, लेट कमर्स क्यों हैं स्टूडेंट्स? अभी भी देखें तो 48 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो हैं, हालांकि ये टोटल जो है जैसे आपको बताया ये 90 से ऊपर के हैं। अगर मैं एज अ बीइंग टीचर ये रीजन ढूंढना चाह रहा हूँ, रूट कॉज ढूंढना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट क्यों आते हैं। 8 स्टूडेंट 90 में से 8:30 बजे आते हैं, तो इसके रीजंस क्या हैं? तो आप फौरी तौर पर मुझे बता सकते हैं कि अगर एज बीइंग अ स्टूडेंट एंड स्टेक होल्डर ऑफ दिस एक्टिविटी, व्हाट आर द मेन 3 रीजंस, वो क्या है? फिर हम इसकी एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारे सामने रीजंस क्या आती हैं। जी आपके ख्याल में रीजंस क्या हैं, रूट कॉज क्या है इस चीज का?
अगर कोई माइक यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। लेजीनेस, शाबाशी। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है जो अभी आप स्लाइड पे भी देखेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती। और जी जहाँ अहमद 8:30 हो जाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स नहीं आए हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स थे 8:30 बजे। ये दोस्त वगैरह मिलने वाला सिचुएशन तो लॉकडाउन के अंदर अजीब सी बात लगती है वैसे। अहमद फारूक, जरा इसको कोई एक नाम दें छोटा सा, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, आप पॉइंट पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई एक बिल्कुल एक वर्ड दें, क्या हो सकता है इसके लिए? 8:43, 8:30 बजे कहाँ पे इफ्तारी होती है मोहम्मद बिन सादत? तो इशा के अभी भी टाइम हो चुका है। इस वक्त अगर इफ्तारी होती है तो गौर करना चाहिए कि ये कैसी इफ्तारी है। ओके, वन वर्ड दें रीजन क्या हो सकती है। फिक्रे नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट प्रिसाइज वर्ड होने चाहिए, ताकि इनको हम फिर इकट्ठा कर सकें और एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। अलीना, जो आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ से एक बहुत बड़ी वीकनेस आइडेंटिफाई हो रही है। अब ये लर्निंग के लिए इसको लीजिएगा, इसको यानी कि तनकीदी निगाह से ना देखिएगा, लर्निंग के लिहाज से देखिएगा। ये जो चीज़ होती है कि देयर आर सम टास्क एट हैंड ऑन द लेक्चर टाइम, इट मींस दैट वी आर नॉट वेरी स्ट्रांग रिगार्डिंग मेकिंग आवर प्रायोरिटीज। हम अपनी तरजीहात तय करने के अंदर इतने अच्छे नहीं हैं। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। अच्छा जी, अब मैं आपको स्लाइड दिखाने लगा हूँ। स्लाइड जरा देखें, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की। ये नजर आ रही है जी आपको? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम नजर आ रही है? ये इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, फिर जरा इसको समझने की कोशिश करें। ये जो टिप है फिश की, यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, रीजंस टू कम लेट इन क्लास, ठीक है जी। उसके बाद ये इसके मुख्तलिफ किस्म के मेन हेडिंग्स हैं या रीजंस हैं जिनकी वजह इसके साथ हो सकता है। जैसे सबसे पहले ये देखिए, रीजन लिखी हुई है पर्सनल बैड हैबिट्स, कि हमारी ज़ाती किस्म की कुछ बुरी आदत हैं जिनकी वजह से ये काम होता है। उसको मजीद इफेक्ट्स की शक्ल के अंदर लिखा गया है कि किसकी वजह से क्या आता है। पर्सनल बैड हैबिट्स की वजह से नॉन सीरियसनेस आती है, प्रोक्रास्टिनेशन आती है, सुस्ती। इसकी वजह से फिर एक तीसरी चीज हो सकती है जिसको हम कहते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट। और चीजें भी हो सकती हैं, मैंने बड़ा शॉर्ट इसको टू दी प्रिसाइज लिखने की कोशिश की है कि ये हमारे पास पर्सनल बैड हैबिट्स की वजह से ये इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से लेट क्लास में आने की वजह बनती है। दूसरी मेन रीजन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम ये बात अब कर रहे हैं कैंपस की क्लासेस के लेट आने की, वहां पे क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पुअर कन्वेंस मैनेजमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से ये वाले इफेक्ट्स आते हैं। और मेन रीजन क्या बनती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक और रीजन हो सकती है जो कि कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सारों के लिए ना हो, कि बाज लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड ले लेते हैं, अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पुअर
कह लें कि तरजीहात जो होती हैं उनको कर लेते हैं कि वो उनको समझ नहीं आती, लेकिन काम अपने ऊपर डालते चले जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है और वो रीज़न बन जाती है लेट आने की। डिप्रेशन होता है, मिसमैनेजमेंट होती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है वो डिट्रैक्ट होता है, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जिसकी वजह से आप लेट हो जाते हैं। फिर चौथी चीज़ आ सकती है कल्चरल इम्पैक्ट, जो अभी आप देखिएगा यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आती है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक पर्सनल कल्चर होता है, आपके घर का कल्चर होता है जो कि आप अडॉप्ट कर लेते हैं, और एक सोसाइटी का कल्चर होता है जिसको आप अडॉप्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। जिसके अंदर ये चीज़ आ रही थी कि जनाब 8:30 हो जाएंगे तो फिर चलते हैं, अभी कौन सा आया होगा, वहाँ पे इतना टाइम पे जाने की ज़रूरत क्या है, शुरू में होता क्या है, वहाँ पे जाकर अपने करना क्या है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल सोसाइटी कल्चर्स होते हैं। आपने देखा होगा बाज़ लोग जो है वो टाइम के पाबंद होते हैं, जैसे शादियों के ऊपर टाइम से पहले या टाइम के ऊपर पहुंचते आगे कोई भी नहीं आया होता और परेशान बैठे होते हैं। ये सोसाइटी कल्चर बन चुका होता है। इस तरह आपके होम कल्चर्स होते हैं, आपके पर्सनल कल्चर्स होते हैं, पर्सनल आदत के अंदर ये चीज़ें भी आ सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं पर्सनल बैड हैबिट्स के साथ, और उनकी बुनियाद के ऊपर आपके सामने ये चीज़ें आ सकती हैं। अब देखिए इन सारी चीज़ों को, इनके अलावा भी हो सकती हैं, अगेन यहाँ पे बड़ा प्रिसाइज करके लिखा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर केस के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देखिए तो आपको एक ही जगह के ऊपर रीजंस टू कम लेट इन क्लास इकट्ठी हो जाती हैं, और बड़ी आसानी के साथ आप रूट कॉजेज को ले सकते हैं और मजीद एनालिसिस इसमें से कर सकते हैं, वो जो कभी हम करेंगे, और उसको भी एक और टूल के जरिए से हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा, चलिए आपसे ही पूछते हैं, आप बताएं, रिस्पॉन्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इनमें सबसे ज्यादा प्रेवलेंट रीजंस कौन सी बनती हैं? इन चार को लें, पर्सनल हैबिट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सेसिव वर्कलोड, कल्चरल इम्पैक्ट, इन चारों में से टॉप के ऊपर कौन सी एक या दो आ सकती हैं जी, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती हैं या रीजन बनती हैं टू कम लेट इन द क्लास? जी जितने लोग, कोशिश करें सारे लोग रिस्पॉन्स दें इसके ऊपर, ताकि हमारे सामने एक डाटा आए कि सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है। या सब पे ना जाएं, कोई सिर्फ एक का नाम लिखें जी, सिर्फ एक का नाम, रिलेटिवली दूसरी भी होती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सा इंपैक्ट डाल सकती है आपके ख्याल में? तो यहाँ से जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है आपके रिस्पॉन्स से, फीडबैक से, दैट इज दी टॉप के ऊपर जो है वो पर्सनल हैबिट्स की जो रीजन बन रही है, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वो पर्सनल हैबिट्स का, और ये बिल्कुल सही है। ये मैं तकरीबन हर सेमेस्टर के अंदर ये वाला इस तरह से ये एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है और यही रीजन निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम कलेक्टिवली तौर पे ये काम करते हैं तो हमारे पास रियलिस्टिक डाटा आता है, और हमारे पास एक बड़ी वाज़ेह तौर पे एक प्रॉब्लम का सलूशन या रूट कॉज आ जाता है। और अब देखें, इसके ऊपर काम करके इस प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर लिया है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, और किया गया है। दुनिया ने इसके ऊपर काम करके इस तरीके के साथ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को यूज करते हुए इस तरह से पहले रीजन को, रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद पर्सनल, जिस तरह यहाँ पे पर्सनल हैबिट्स निकल आया, सबसे मेन रूट कॉज ये निकलता है। तो लोगों ने फिर अपनी पर्सनल हैबिट्स पे काम किया और उन्होंने फिर इस चीज को दूर कर लिया, एलिमिनेट कर लिया और प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक क्वालिटी टूल है जिसके जरिए से आप डाटा इकट्ठा करके रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, और रिफ्लेक्ट करवा के हमारे सामने एक रीजन निकल आती है या मल्टीपल रीजंस निकल आती हैं, और फिर उन पे काम करके हम उसको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अब इसी के अंदर जरा देखिए, दूसरी डायग्राम के ऊपर आए जिसको हम कहते हैं, जो कि इसी के साथ चीज आ रही है, उसके अंदर है पैरेटो डायग्राम, यानी कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम ये दिखाना चाहें, ये डायग्राम देखें जो आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द पैरेटो डायग्राम। ये ग्राफ चार्ट है, एक बार चार्ट है, जिसके अंदर हम इन रीजंस को दिखा सकते हैं। लेकिन फर्क होता है कि पैरेटो डायग्राम जो होती है, इसको 80-20 डायग्राम भी कहते हैं, कि इसके अंदर वो वाला फैक्टर
जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, या जिसके लीन पैच या जिसकी परसेंटेज तकरीबन 80% या उससे अबव बनती है, उसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए पैरेटो डायग्राम इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये एक स्टडी आपके सामने रखी गई है, इसके अंदर देखा गया इसी रीजंस फॉर लेट कमिंग के अंदर, तो वहां पे देखा गया कि लेट अवेकनर जो होते हैं, जो कि लेट उठते हैं, जो नींद बहुत ज्यादा लेते हैं, वो सबसे बड़ी रीजन निकली। तो उसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए ये बार चार्ट यूज किया गया, जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, 80% के ऊपर नजर आ रहा है, यानी कि 20 में से 16 पर्सन ने कहा जी लेट अवेकनिंग जो है दिस इज द रीजन। दूसरा नॉन सीरियसनेस थी, और उसके बाद ट्रैफिक प्रॉब्लम थी। लेकिन लेट अवेकनर जो था ये एग्जैक्टली 80% बन रहा था। अगर 80-20 की परसेंटेज के बराबर तकरीबन हम इस तरह से हमारे पास डाटा आ रहा है और उसको हम रिफ्लेक्ट करवाएं, तो ये पैरेटो डायग्राम बन जाती है, जो कि क्लियरली वन व्यू के अंदर फौरन देखते हुए पता लग जाता है कि सबसे बड़ी मेन रीजन कौन सी बन रही है फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अलाइन कर लें कि पैरेटो डायग्राम एक ग्राफ चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट रीजन होती है, जो तो तकरीबन 80 या 80% से भी ज्यादा को रिफ्लेक्ट करवा रही होती है, उसको अगर हम दिखाते हैं, और बाकी जो स्मॉल रीजन होती हैं, छोटी रीजन होती हैं, उनको साथ दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम और नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है, तो ये इस शक्ल के बार चार्ट को हम पैरेटो डायग्राम कहते हैं। जी जनाब, पैरेटो डायग्राम और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्लियर हुई है जी? ये दोनों डायग्राम्स क्या होती हैं? जी चैट रूम में रिप्लाई कीजिएगा। जी ये क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, उसके बाद हमारे पास आती है डायग्राम जनाब। जी मुस्तफीज बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसको फिर फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसकी शक्ल जो है वो फिश बोन की तरह की निकलती है, जैसे आपको नजर भी आ रही थी। तो इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। फिश बोन, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, ये सारी इसी के नाम है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है जी फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को तो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी अगर आप हम देखें डायग्राम, आपको इस पर नजर आ रही है, इट इज अ फ्लो चार्ट फॉर फाइनल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फॉर 7 सेमेस्टर, जो कि आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर किया, उस की एग्जीक्यूशन जो है वो फ्लो चार्ट की शक्ल के अंदर अगर हम दिखाएं तो वो इस तरह से आपको नजर आती है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रपोजल सबमिशन होती है, प्रपोजल सबमिशन के होने के बाद एवेल्युएशन होती है, अगर ना अप्रूव हो तो रिवीजन के लिए जाते हैं और फिर एवेल्युएशन होती है, अप्रूव हो जाए तो फिर डिलीवरेबल 1 के लिए आप जाते हैं। देन सिमिलरली उनकी रिवीजन साथ साथ चल रही होती हैं, और जैसे ही होते होते आखिर में आपकी प्रोटोटाइप रिव्यू 1 एवेल्युएट होती है तो रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ्लो चार्ट के अंदर 3 चीज़ें मेनली इस्तेमाल होती हैं नोटेशंस के हवाले से, कि उसमें एक तो सीक्वेंस स्टेटमेंट होती है, जैसे स्टार्ट है और प्रपोजल सबमिशन है। तो ये देखें तो ये जस्ट अपने टाइम के ऊपर ये स्टेटमेंट्स आती हैं या स्टेप्स आते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेप को दे देते हैं। सेकंड डिसीजन मेकिंग होती है, जो कि डायमंड की शक्ल के अंदर दिखाई जाती है, जैसे ये प्रपोजल वैल्यूएशन है, डिलीवरेबल 1 वैल्यूएशन है, डिलीवरेबल 2 वैल्यूएशन है एंड सो ऑन। ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पे कि इनको एवेल्युएट किया जाएगा, तो 2 पाथ निकल आते हैं, यहाँ तो एवेल्युएट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पर नहीं अप्रूव होगा। तो ये दूसरी स्टेटमेंट है जिसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, इसको डायमंड की शक्ल में दिखाया जाता है। तीसरी चीज लूप की शक्ल में होती है, जैसे ये यहाँ पे जरा देखें तो ये नॉट अप्रूव के बाद फिर ऊपर रिवीजन पे जाके फिर प्रपोजल वैल्यूएशन हो रही है, तो ये लूप लगा हुआ है, इस तरह यहाँ पर भी लूप लगा हुआ है। तो ये एरोहेड्स को यूज करके लूप्स को दिखाया जाता है। तो और इस तरह से ये 3 मेन स्टेटमेंट्स हैं जिनके जरिए से एक फ्लो चार्ट को दिखाया जा सकता है। एंड ये ग्राफिकल नोटेशन की शक्ल के अंदर प्रोसेस को दिखाने के लिए, ग्राफिकल व्यू के अंदर एक प्रोसेस को दिखाने के लिए फ्लो चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है, या लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये बड़ा इफेक्टिव है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आपको याद हो तो जिन एडमिशन्स के दिनों के अंदर जब एंट्री टेस्ट स्टार्ट होता है, एडमिशन होता है PUCIT के अंदर, तो आप देखते हैं कि ओल्ड कैंपस के अंदर एडमिशन ऑफिस के बाहर या लैब की दीवार के ऊपर बहुत बड़ा सा है फ्लो चार्ट एडमिशन के हवाले से लटका दिया जाता है, और उसमें पूरा फ्लो दिखाया गया होता है कि एडमिशन स्टार्ट होने से लेके एंट्री टेस्ट स्टार्ट होने से लेके और मेरिट के अंदर, मेरिट लिस्ट के अंदर आपके नाम आने तक क्या क्या ऑप्शंस आती हैं, क्या स्टेप्स आते हैं, वो एक पूरे फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया गया होगा। अगर आप याद करें
तो वो भी एक फ्लो चार्ट की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इस तरह से जितने भी प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं वो उनके प्रोसेस के लिहाज से फ्लो चार्ट्स बनाती हैं, तो उनको बनाना, काम करना, समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट जिसके जरिए से हम इनको देखते हैं। जी, फ्लो चार्ट क्लियर हुआ जी? जी सर, फ्लो चार्ट क्लियर हुआ जी? यस सर। ओके, तो जी क्वेश्चन अब तक तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी चेक शीट। उसको टैली शीट भी कहते हैं जी, चेक शीट और टैली शीट। तो बता सकता है जी ये किस लिए इस्तेमाल होती है टैली शीट? सर इसमें मतलब जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो सारी लिखी होती हैं, तो हम ये वन बाय वन टिक करते जाते हैं कि ये काम हो गया, ये काम हो गया। सॉरी, मैं चेक शीट की बात कर रहे हैं जी, चेक शीट की, चेक लिस्ट की नहीं, चेक शीट की। चेक शीट या टैली शीट, ये दोनों सेम नेम है जी। चेक शीट, टैली शीट, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? लेफ्ट साइड पे इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रही है दैट इज द चेक शीट। सिर्फ इसको देखें फिलहाल। लेफ्ट साइड पे जो शीट आपको नजर आ रही है दैट इज द चेक शीट। जरा देखेंगे किस लिए इस्तेमाल हुई है और किस सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सर ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ये काउंट मेंटेन करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर रीजन लिखी हुई है ये कितनी दफ़ा अकर हुई है किसी सिनेरियो में।
जी स्टूडेंट साहब, सबको मेरी आवाज आ रही है? और ये सॉरी जी डिस्कनेक्शन हो गया था, दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्क्रीन को शेयर करवा दूं। जी सबको स्क्रीन नजर आ रही है जी? ओके जी। जी चेक शीट के बारे में कोई बताना चाहे, बताए जी। चेक शीट किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ये दो चीजें होती है, एक चेक शीट होती है, एक चेक लिस्ट होती है, दोनों में फर्क होता है। चेक शीट इज अ क्वालिटी टूल, चेक लिस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, but checklist also must be known that for what purpose it can be used. जी चेक शीट किस लिए इस्तेमाल होती है जी? देखिए चेक शीट जो है ना, ये वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपके अपने डाटा गैदर करना हो और डाटा जो बड़ी तेजी के साथ आ रहा हो। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आपके सीआर को, ज़ुकवान को कहा जाए कि इसने सुबह जब आपका लेक्चर स्टार्ट होता है कैंपस के ऊपर 2:10 पे गालबन आपका लेक्चर होता है, तो 2:10 के ऊपर देखिए कि एग्जैक्ट 2:10 के ऊपर कितने स्टूडेंट, सिर्फ काउंट हमने देखना है कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और चेक शीट बनाना शुरू कर देते हैं। चेक शीट बनाने का तरीकाकार क्या होता है कि आप इसके अंदर 1 2 3 4 करके नहीं लिखते, बल्कि जरा यहाँ पे देखें जिस तरह से रॉन्ग टेलीफोन नंबर के अगेंस्ट पहली कॉल आई, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, दूसरी आई, दूसरी स्ट्रेट लाइन लगा दी, तीसरी आई, तीसरी स्ट्रेट लाइन लगाई, चौथी आई, चौथी स्ट्रेट लाइन लगाई, और उसके बाद पांचवी आई तो उसको क्रॉस कर दिया, तो ये 5 का बंच बन गया। तो आपको 1 2 3 4 5 लिखने की बजाय आप सिंपल एक लाइन लगाते हैं तो वो जल्दी लिखी जाती है और उनके बंच बन जाते हैं, बैच बन जाते हैं, और एट द एंड जाके आप उनको काउंट कर लेते हैं तो आपके पास इन शॉर्ट टाइम आपके पास वो डाटा गैदर होके आ जाते हैं। इसको चेक शीट कहते हैं। तो इस ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसका इनका स्मॉल पर्पज है लेकिन बड़ा स्मार्ट पर्पज है, स्मार्ट पर्पज। इसमें आपका टाइम बच जाता है इस तरह से काम करने में, इस तरह से डाटा कलेक्ट करने के अंदर, तो एट द एंड जाके आपके पास आ जाता है, डाटा कलेक्ट होके आ जाता है। इसको हम चेक शीट कहते हैं। चेक लिस्ट ये राइट साइड पे है। चेक लिस्ट क्या होती है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उस काम करने के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं या कुछ काम करने जरूरी हैं, उसकी आप एक लिस्ट बना लेते हैं, और जैसे जैसे जो जो काम आप करते जाते हैं उसको आप साथ साथ चेक करते जाते हैं, ये टिक मार्क लगाते चले जाते हैं, तो आपके सामने वो वाले काम जो मुकम्मल होते चले जाते हैं और आपके सामने एक स्टेटस क्लियर रहता है कि कौन से काम हो चुके हैं और कौन से काम रह चुके हैं। इनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और ये बहुत जबरदस्त टूल है। छोटा सा टूल है, कोई टाइम इसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन हम सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से इसको नहीं करते हैं, तो वजह उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, और कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो सुबह मैं जब घर से निकलता हूँ रूटीन लाइफ के अंदर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो मैंने अपने जहन के अंदर एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि मैंने ये 4-5 चीजें जो हैं वो जरूर चेक कर लेनी है घर से निकलते हुए कि ये मेरे पास है कि नहीं है, क्योंकि वो मेरे पूरे दिन के अंदर काम आती हैं। कि जैसे मेरा बटुआ है, वॉलेट है, इसी तरीके के साथ मोबाइल है, इसी तरीके से लैपटॉप है, इसी तरीके के साथ मेरा लंच बॉक्स है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने लाजमी सुबह निकलते हुए चेक करनी है कि ये मैंने रखी है नहीं। कि मेरे साथ शुरू के अंदर 2-3 दफा ऐसा हुआ है, मैं लैपटॉप घर में भूल गया, मुझे वापस आना पड़ा, लेना पड़ा, और वो जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ज्यादा बंदे की झुंझलाहट क्रिएट करती है।
कि वो चीज़ अगर आपने नहीं की, लेकिन कर लेते हैं, छोटा सा चेकलिस्ट बना के रख लेते हैं, तो आप उससे, इन हैजर्ड से, इन प्रॉब्लम से, इन डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाते हैं और आपका टाइम बचता है और आप काम करना शुरू करते हैं, आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। पहले से उन प्रॉब्लम को एलिमिनेट करके चलते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। तो अपने तमाम टास्क की चेकलिस्ट बनाएं, शुरू के अंदर लिखें, जब आप बार बार करेंगे तो आपके ज़हन के अंदर रासिक हो जाएंगी, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन शुरू के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, लिख लेंगे तो वो आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन बन जाएगी। तो ये है जनाब चेकलिस्ट और चेक शीट। इसमें ये याद रखना है, चेक शीट के दो नाम हैं, इसको चेक शीट भी कहते हैं और टैली शीट भी कहते हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी टूल्स। चेक शीट, टैली शीट जो है ये क्वालिटी टूल्स का हिस्सा है। चेक लिस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वालिटी टूल बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आप हर चीज को करने से पहले उसकी एक चेक लिस्ट बनाएं। तो ये जनाब चेक लिस्ट और चेक शीट। पैरेटो डायग्राम को हमने कर लिया था, ये 80-20 को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। उसके बाद आता है जनाब हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है इसमें दो चीजें होती हैं जी, जरा आपने ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो वहां पे आपने पढ़ा होगा। एक ये होती है हिस्टोग्राम और एक होता है जी बार चार्ट। बार चार्ट और हिस्टोग्राम दोनों इस तरह से ग्राफ होते हैं, दोनों के अंदर इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट करवाया जाता है। फर्क क्या होता है जी हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में, फर्क क्या होता है, कोई बताएगा जी? जो बताना चाहे माइक यूज कर सकते हैं जी। बार चार्ट में और हिस्टोग्राम में फर्क क्या होता है? सर हिस्टोग्राम वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए यूज होता है और जो बार चार्ट है वो उनके कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये दोनों हम दिखा सकते हैं। इतना टेक्निकल में जाएं, जनरल लेवल के ऊपर इनके दरमियान एक डिफरेंस होता है। नाम पे भी गौर करें तो आपको इनका डिफरेंस ये होगा, हिस्टोग्राम और बार चार्ट। और एक ये स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है, इसको भी गौर से देखें तो आपको पता, जैसे ये हिस्टोग्राम की एक आपको दिखाई गई है, इसको जरा समझ लें कि किस चीज़ का डाटा दिखाया गया है। ये अभी जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे कि स्टूडेंट्स क्लास के अंदर 9-55 के ऊपर कितने आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ दिखाई गई है, 30 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। उसके बाद जनाब 9-55 के बाद कितने आए हैं, वो तकरीबन 20 आए हुए हैं, उनको दिखाया गया है। और 9-55 से पहले 10 आए हैं, उनको दिखाया गया है। इसको हिस्टोग्राम कहा जा रहा है। अब अगर इसको हिस्टोग्राम कहते हैं तो बार चार्ट क्या होता है? जी ऐसा मेरे ख्याल आप उल्टा बता रहे हैं। ये स्वरूप फातिमा आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा है। हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूस डाटा होता है। जैसे इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कंटिन्यूसली हम दिखा रहे हैं कि 9-55 के ऊपर कौन आ रहे हैं, फिर 9-55 के बाद कितने आ रहे हैं और 9-55 से पहले। ये कंटिन्यूस डाटा है, मुसलसल डाटा है, मुसलसल एक हिस्ट्री बयान की जा रही है कि इन 3 कैटेगरीज के अंदर डाटा कौन सा आ रहा होता है। जबकि जो बार चार्ट होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि अगर आपकी क्लास के अंदर CGPA को डिवाइड करके बता दिया जाए कि हमारे आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें A+ वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से दूसरी क्लास जो है आपकी मॉर्निंग की क्लास है उसके कितने स्टूडेंट्स हैं A के, इस तरह से मॉर्निंग आफ्टरनून की क्लास के अंदर A के कितने स्टूडेंट्स हैं, SPM की क्लास CGPA के लिहाज से।
इसी तरीके के साथ न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस के ले लिए जाएं तो वो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, उनका डाटा की लोकेशन उनका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा एक दूसरे के लिहाज से, लेकिन कंपैरिजन कंडक्ट किया जा सकता है। इस तरह यहाँ पर भी कंपैरिजन कंडक्ट किया जा रहा है हिस्टोग्राम के अंदर जो एग्जांपल दी रही है, लेकिन ये एक ही क्लास के डाटे को कंटिन्यूसली तौर पर देखा जा रहा है, तो ये फर्क होता है। और जो बार चार्ट जब हम दिखाते हैं तो उसमें एक बार से दूसरी बार के दरमियान सर्टेन डिफरेंस नजर आता है, यहाँ पे कंटिन्यूस नजर आ रहा है, लेकिन जब बार चार्ट के अंदर बार दिखाएंगे तो उनके दरमियान बहुत वाज़ेह तौर पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। इसको जरा आपने आज या जब भी आपको टाइम मिले तो जरा नेट के ऊपर जाके गूगल के सर्च कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट, तो उनके इमेजेस में जाके देखिएगा तो आपको ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। तो हिस्टोग्राम के अंदर वेरिएबल्स कंटिन्यूसली दिखाए जाते हैं, जबकि बार चार्ट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एक और एग्जांपल ज़हन में आ गई है, उसको देखिए मजीद आपको समझ आ जाएगी कि हम मुख्तलिफ ममालिक की पॉपुलेशन को बार्स की शक्ल के अंदर दिखाते हैं, तो वो किस में होगा, हिस्टोग्राम में आएगा या बार चार्ट में आएगा? डेफिनेटली दैट विल कम अंडर बार चार्ट, वो बार चार्ट के अंदर आ रहा होगा। ये डिफरेंस क्लियर हुआ है जी बार चार्ट में और हिस्टोग्राम में? देखें कंपैरिजन दोनों में हो सकता है, कंपैरिजन को कंडीशन ना बनाएं। कंपैरिजन करने के लिए दोनों हम बनाते हैं, लेकिन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एक के अंदर हिस्ट्री के लिहाज से इंटर रिलेशनशिप के लिहाज से हम दिखाते हैं और एक के अंदर उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन कैटेगरी वाइज वो डिफरेंट होकर उनका रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। सो दिस इज द हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है जी कंट्रोल चार्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, तो मैं पर्सनली इस टूल को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ टू सी दी मेच्योरिटी ऑफ द प्रोसेस। कंट्रोल चार्ट जो होता है इसका पहले समझ लें किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल चार्ट इज यूज्ड टू सी दी मेच्योरिटी ऑफ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसका स्टेटस क्या है किसी एक प्रोसेस का, उसको जज करने के लिए कंट्रोल चार्ट दिखाया जाता है। इसको ये जो चार्ट इस वक्त आपको नजर आ रहा है इसी की इसको एज एग्जांपल लें और जरा समझने की कोशिश करें कि कंट्रोल चार्ट क्या है। ये कंट्रोल चार्ट को जरा इस तरह से देखें, थोड़ी सी कहानी बना लेते हैं कि फर्ज करें कि प्रिंसिपल साहब एक दिन PUCAT प्रिंसिपल साहब एक दिन आते हैं और आके जो मुर्तज़ा साहब एडमिन ऑफिस में बैठे हुए हैं उनको कहते हैं कि जनाब आज शाम को आप है ना सुबह जो पहली सेकंड स्लॉट होती है 9:55 से लेके 11:20 तक, इसके अंदर कितने टीचर 9:55 पे आए, कितने 9:55 से पहले आए और कितने 9:55 के बाद आए, इनका स्टेटस आपने मुझे देना शाम को जाते हुए। 9:55 की स्लॉट के अंदर कितने टीचर इन टाइम आए, कितने टाइम से पहले आए, कितने टाइम के बाद आए, उनका आपने मुझे बताना है कि इसके ऊपर क्या स्टेटस है। शाम को मुर्जा साहब जनाब लिस्ट बनाते हैं, उनके पास जो अटेंडेंस शीट होती है उसी का वो प्रिंट लेते हैं, लेने के बाद जाके प्रिंसिपल साहब को दे देते हैं कि जनाब साहब ये स्टेटस है। प्रिंसिपल साहब उस पूरी डाटा शीट को देख के गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं, मुर्जा की तरफ, और कहते हैं ये क्या ले रहे हो मेरे पास। कहते हैं जी आपने कहा था कि ये स्टेटस मुझे बताना है, ये स्टेटस। कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका कंट्रोल चार्ट बना के दिखाओ। ये तो मैं एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मैं तो घंटा लग जाएगा इसको सिर्फ समझने के ऊपर ही कि क्या स्टेटस निकालने के ऊपर घंटा लग जाएगा। मुझे कंट्रोल चार्ट बताओ, बना के दिखाओ। वो फिर दोबारा जाता है और ये वाला चार्ट बना के लेके आता है। आप इस चार्ट को जरा गौर से देखें, इसमें क्या किस तरह से चीज नजर आ रही है। इसमें ये 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, एक ऊपर रेड लाइन नजर आ रही है, दरमियान में सब्ज लाइन नजर आ रही है और एक नीचे रेड लाइन नजर आ रही है। नीचे वाली रेड लाइन जो है ना ये लोअर कंट्रोल लिस्ट है, लो लेवल की हमारे पास लिमिट है। वो क्या रखी गई है 9:50 की, फर्ज कर लें 9:50 जो है वो लोअर कंट्रोल लिस्ट लेवल, दरमियान में एवरेज है, ये 9:55 की लाइन है, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रही है, और ऊपर वाली अपर कंट्रोल लिमिट है, जिसके अपर कंट्रोल लिमिट है ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, और ये अपर कंट्रोल लिमिट जो है ये 10 बजे की है। उसने क्या किया है कि वो जो डाटा शीट थी जो बनी हुई थी, उसके पास अटेंडेंस शीट थी, उसको इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ये 2 लोग हैं अली और असलम, ये एक 9:55 पे आया, एक 9:56 पे आया, इसके ऊपर उन्होंने उसको कर दिया। ये असगर है, ये 9:50 पे आया तो उसको इस लाइन के ऊपर प्लेस कर दिया। अकरम 9:45 पे आया है, उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया।
मुर्जा 9:50 पे आया है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके के साथ जो जो जिस टाइम के ऊपर आया हुआ है उसको उस टाइम के ऊपर यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर प्लेस कर दिया गया। अब इसकी आइडियल लाइन जरा गौर से देखें, वो ये वाली है 9:50 वाली, ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है, दिस इज द आइडियल लाइन। इसके ऊपर इन 10 में से, ये टोटल 10 लोग हैं, नहीं 10 से ज्यादा हैं, ये जितने लोग हैं इन सब में से जितने भी लोग हैं इनमें सिर्फ 2 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आए, और इनमें से ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम से भी पहले आए, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो 9:55 के बाद में आए हैं। और एक ही व्यू के अंदर ये नजर आ रहा है कि कितने लोग इन टोटल में से टाइम के बाद आए हैं, कितने टाइम के ऊपर आए हैं और कितने टाइम से पहले आए। अब अगर इसकी डाटा शीट देखी जाए तो उसके अंदर इन 3 कैटेगरीज के अंदर इन सारे लोगों को ढूंढना, लिस्ट डाउन करना अच्छा भला काम होगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये कंट्रोल चार्ट बना हुआ आपके सामने नजर आ रहा है, हम फौरन 1 सेकंड के अंदर जज कर सकते हैं कि हमारे पास ये लाइन क्या बन रही है। देखें लाइन किस तरह से हमारे पास आ रही है और कहाँ पे जा रही है, और टोटल कितने लोग आउट ऑफ दिस प्रोसेस हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो क्लियरली नजर आ रहे हैं। और फौरी तौर पे हम एक राय बना सकते हैं कि हमारा ये प्रोसेस मेच्योर है या इमेच्योर है। तो आप जरा देखें, गौर से देखें, और इसको जरा इस तरीके से जिस तरह आपको बताया गया है इस तरह वैल्यूएट करें तो ये हमारा प्रोसेस मेच्योर है या इमेच्योर है। क्लियरली नजर आ रहा है कि इमेच्योर है। वजह उसकी क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग इस लिमिट्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। 9 लोग ये हैं, 10 11 12 13 14 टोटल 15 में से 10 लोग इस की जो कंट्रोल लिमिट्स हैं उनसे वैसे बाहर है। तो इट मींस दैट दिस प्रोसेस इज इमेच्योर, ये कंट्रोल में नहीं है, देयर इज सर्टेनली सम प्रॉब्लम्स आर देयर। तो इसको एक व्यू के अंदर देख के ही कंट्रोल चार्ट के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि हम कंट्रोल में हैं या नहीं है। फिर ये जो लाइंस बनती हैं, ये जैसे ये लाइन नजर आपको बन रही है, ये पैटर्न बनता है। ये पैटर्न आपको बता रहा होता है जो सीधा पैटर्न, जितना ज्यादा आपकी स्ट्रेट लाइन की तरफ लीन पैच होगा, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, उतना आपका प्रोसेस मैच्योर होगा। जितना इस तरीके के साथ आपके फ्लक्चुएशंस नजर आएंगी, इतना ज्यादा आपको नजर आएगा कि आपका प्रोसेस मैच्योर नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा होता है। तो फौरन देखने से आपको पता लग जाता है कि आपका प्रोसेस मैच्योर्ड है, कंट्रोल में नहीं है, तो उसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो ये इतना पावरफुल टूल है क्वालिटी का कंट्रोल चार्ट कि इसके जरिए से आपको फौरी तौर पे पता लगता है कि मैच्योरिटी ऑफ प्रोसेस कहाँ जा रही है। तो दिस इज द कंट्रोल चार्ट। बनाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, आपने 3 लिमिट्स डिसाइड करनी होती हैं एज अ स्टैंडर्ड, लोअर कंट्रोल लिमिट, एवरेज, और उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट। उसके बाद डाटा लें, उसको प्लेस करें। तो आपके सामने, और ये हमारे पास इसको टूल्स अवेलेबल है इसको बनाने के लिए। एक्सेल के अंदर, ये एक्सेल के अंदर बना हुआ है जो आपको नजर आ रहा है, और विद इन 1 सेट सिर्फ डाटा शीट आपने मेंटेन करनी है। आपने क्लिक करना है, लाइन ग्राफ बनाए, उसके बाद अंदर ये फौरी तौर पे ये चीज़ बन जाएगी और आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल हैं, उनके अंदर भी आप डाटा शीट दें, वो आपको फौरी तौर पे कंट्रोल चार्ट बना के दे देते हैं। तो ये हमारे पास इतना इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग टूल है। तो दिस इज द कंट्रोल चार्ट। जी क्लियर हुआ जी कंट्रोल चार्ट? अगर ये आखिरी टूल है जी हमारे पास, स्केटर डायग्राम। अच्छा, स्केटर डायग्राम के ऊपर भी अगर हम एक छोटी सी केस स्टडी अभी रन करें, अगर आपसे पूछा जाए तो वहां से आपको स्केटर डायग्राम, बल्कि पहले समझ लें कि स्केटर डायग्राम किसी करते हैं। आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर लाजमी पढ़ा होगा, एक चीज होती है ऑर्डर्ड पेयर। ये आइडिया है ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बन जाता है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। अब आपके सामने अगर 2 वेरिएबल्स रखे जाए कि नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी इन अ डे ऑफ 24 आवर्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ दिस स्टडी आवर्स विद योर CGPA, तो आपके ख्याल में कैसा रिलेशनशिप होगा? यानी कि अगर एक बंदा, एक स्टूडेंट जो है आपकी क्लास का, वो 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ता है, तो उसका CGPA हाई होगा
या एक बंदा जो है वो 4 घंटे पढ़ता है। जनरल बात मैं कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक केस नहीं लेना, एक्सेप्शंस नहीं लेना, जनरली बात के ऊपर रहना है आपने। जनरली बात करते हुए एक बंदा 16 घंटे पढ़ता है तो उसका सीजीपीए ज्यादा होगा, या जो 4 घंटे या 2 घंटे सिर्फ पढ़ता है दिन में उसका सीजीपीए ज्यादा होगा। क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जी इन दो के दरमियान? नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, रिलेशनशिप विद सीजीपीए। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा आप स्टडी करेंगे उतने ज्यादा सीजीपी आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये अहमद फरूक वही फिर बात आ जाती है, मैंने एक्सेप्शंस की बात नहीं की, जनरल बिहेवियर पे रहें। जनरली जो चीज नजर आती है, जो जितना ज्यादा स्टडी करता जा रहा है उसका सीजीपीए भी ज्यादा आता है। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। तो इसका अगर आपकी पूरी क्लास का डाटा ले लिया जाए या आपके दोनों सेक्शंस का डाटा इकट्ठा करके उसको दिखाया जाए तो इसको दिखाने के लिए बेहतरीन जो शक्ल होती है वो एक स्केटर डायग्राम बनती है। ये जैसे इस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसलिए हमने सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये 4 डॉट्स नजर आ रही हैं, ये 4 स्टूडेंट्स का नजर आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बना है तो जितने घंटे ज्यादा काम पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारे सामने उनका सीजीपीए आता है। तो इस तरह जब हम दिखाते हैं तो दिस इज नोन एज स्केटर डायग्राम। इसके ये 4 ऑप्शंस हो सकती हैं, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही हैं। पॉजिटिव और लीनियर रिलेशनशिप जो अभी हमने एग्जांपल ली वो पॉजिटिव और लीनियर रिलेशनशिप था कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप था। अगर उनके दरमियान इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आता है तो ये फिर ये सेकंड बी वाला आपको सामने आएगा, उसके अंदर इस तरह की लाइन बनेगी और इस तरह से डाटा उसके इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा होगा। नेगेटिव नॉन लीनियर आपको इस तरह से कर्व नजर आएगी, ये हो सकता है जिसके अंदर इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। और ये जो चौथा आपको नजर आ रहा है इस तरह से अगर आपको डाटा नजर आए स्केटर्ड किस्म का नजर आए जिसके अंदर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो वो नो रिलेशनशिप के अंदर आता है। वहां से आइडेंटिफाई हो जाता है कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे ही कह लें कि अगर हम कैजुअल लैंग्वेज में बकवास की जा रही है इसमें कोई रिलेशनशिप दो के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये स्केटर डायग्राम बन जाती है। इसको भी जरा नेट के ऊपर और सर्च कीजिएगा, जरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन आए तो जरूर पूछिएगा। तो ये थे जनाब 7 क्वालिटी टूल्स जिनको हमने डिस्कस करना था। इनकी डिटेल्स बेशुमार अगर हम ऑन कैंपस होते तो इसकी बड़ी हमने हर एक की एक एक्टिविटी क्लास में करके देखनी थी और बना के देखना था कि हर डायग्राम किस तरह की होगी। अगर मौका मिला तो हम ज़रूर करेंगे ज़रूर करें, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इस चीज़ की लेक्चर के साथ इसको देखिएगा, दोबारा से इसको रिविज़िट कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। प्रॉब्लम कन्फ्यूजन क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर जनाब इतना ही है, इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। जो क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, जो जानना चाहें वो जा सकते हैं।